स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज पावर। जैसे बेटा आपने वर्क पढ़ा, ऐसे ही पावर है। पावर कैसे कहेंगे? किसी भी बॉडी या पर्सन की जो पावर होती है उसकी रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है। ठीक है, पावर ऑफ पर्सन और मशीन मे बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, यानी कि वर्क बाय टाइम। ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। वर्क बाय टाइम या एनर्जी बाय टाइम भी कह सकते हैं। पावर होते पी, वर्क होता है डब्ल्यू, टाइम टी, डब्ल्यू बाई टी, और एनर्जी होता है ई बाई टी। तो डब्ल्यू को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? डब्ल्यू को एफ इंटू एस भी लिख सकते हैं ना। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टी। तो यहाँ पे एस बाई टी क्या होता है आपका? वेलोसिटी। एस बाई टी इकट्ठा कर लें वेलोसिटी, तो पावर क्या हुई? एफ डॉट वी। यानी कि जो पावर है वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ दी फोर्स एंड वेलोसिटी भी है। जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे बेटा ये सारे फार्मूले आपने याद करने पड़ेंगे। ठीक है, पावर स्केलर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट इसकी वाट है। ठीक है, और डायमेंशन फॉर्मूला एम एल स्क्र टी माइनस थ्री, क्योंकि फोर्स का वर्क का होता है एम एल स्क्र टी माइनस टू। नीचे टाइम है तो एक टाइम की पावर माइनस हो जाएगी ऊपर जाके, तो एम एल स्क्र टी माइनस थ्री। तो कमर्शियल यूनिट जो हम कमर्शियली यूज करते हैं, तो पावर क्या है? हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर होता है 740 वाट। दो हॉर्स पावर होते हैं टू टाइम्स ऑफ ए वन हॉर्स पावर। ठीक है, तो पावर क्या हुई? वर्क बटे टाइम, वर्क बाई टाइम। वन वाट 1 जूल बाई 1 सेकेंड, यानी कि वर्क अगर 1 जूल हो आपका और टाइम कितना हो? 1 सेकेंड हो, तो जो पावर होगी उस एप्लियंस की या उस पर्सन की या उस मशीन की, तो कितनी होगी? 1 वाट। ठीक है, ए बॉडी विल हैव वाट ऑफ 1 वाट ऑफ पावर। किसी बॉडी की जो पावर है 1 वाट होगी अगर वो 1 जूल कार्य करती है इन 1 सेकेंड में। अगर 1 सेकेंड में कोई मशीन, कोई बॉडी, कोई पर्सन 1 सेकेंड में 1 जूल वर्क करता है तो उसकी पावर कितनी है? 1 वाट। अब है कि 1 किलोवाट। किलोवाट क्या होता है? किलोवाट में 1000 वाट होते हैं बेटा, यानी 10⁻³ वाट। ये न्यूमेरिकल में ध्यान रखना बेटा, याद करने पड़ेंगे, ये यूज होंगे। और मेगावाट, और मेगा का मतलब 10⁻6 यानी 10⁻6 वाट। 1 मेगावाट 10⁻6 वाट के बराबर है। सीजीएस यूनिट ऑफ पावर इज, सीजीएस कैसे बनाएंगे? जो वर्क की अर्ग होती है, टाइम की सेकंड होती, तो ठीक है, सेकंड की पावर -1 में जाएगी ना भी, तो अर्ग सेकंड इनवर्स हो जाएगा। अर्ग इनवर्स, अर्ग सेकंड इनवर्स। ठीक है, 1 वाट किसके बराबर? 1 जूल पर सेकंड। और 1 जूल किसके बराबर? 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। आपने ये अभी लास्ट वीडियो में फाइंड आउट किया था। ठीक है, कि जूल और अर्ग में रिलेशन। 1 जूल किसके बराबर है? 10⁻7 अर्ग। ठीक है, और सेकंड इनवर्स है ये आपका। अब ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ पावर इन एसआई सिस्टम इज किलोग्राम फोर्स मीटर पर सेकंड। किलोग्राम फोर्स मीटर पर सेकंड। कौन सी यूनिट पूछी बेटा आपने? ये ग्रेविटेशनल यूनिट्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल यूनिट जैसे फोर्स की है, क्या ग्रेविटेशनल यूनिट फोर्स की? किलोग्राम फोर्स है ना, और वेलोसिटी क्या है? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। और सीजीएस यूनिट क्या है बेटा उसमें? ग्राम फोर्स। फोर्स की जैसे थी ना, ग्राम फोर्स, और वेलोसिटी की है सेंटीमीटर पर सेकंड सीजीएस में। और यहाँ वेलोसिटी की क्या थी बेटा? मीटर पर सेकंड एसआई के अंदर। ठीक है, क्लियर है पावर के बारे में? पावर की डेफिनेशन, उसका फार्मूला, उसकी यूनिट स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और उसकी जो 1 हॉर्स पावर किसके बराबर, कितने वाट के बराबर होता है। कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर क्या है, ये इसमें सारे क्वेश्चन बनते हैं। 1 किलोवाट में कितने वाट होंगे, 1 मेगावाट में कितने वाट होंगे, 1 वाट की डेफिनेशन है। फिर आपकी 1 जूल की 1 जूल की डेफिनेशन है। ठीक है, 1 जूल ऑफ जैसे वर्क डन होता है ना, तो सारे आपने याद करना है बेटा। इसके बाद है एनर्जी। एनर्जी क्या है? एनर्जी होता है किसी बॉडी की जो कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है टू डू वर्क। किसी बॉडी की काम करने की क्षमता होती है। भाई एक कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो आपका फैन है, रोटेटिंग फैन ही है, या कोई भी और मशीन हो सकती है, कोई पर्सन होता है, उसकी जो कैपेबिलिटी होती है, उसकी एक कैपेसिटी होती है काम करने की। भाई कौन सा जो मशीन है वो कौन सी मशीन किसी कार्य को कितना जल्दी कर सकती है, या कोई मशीन या पर्सन किसी कार्य को कितना स्लो कर सकता है, उसको बोलते हैं उसकी एनर्जी, उसकी कैपेसिटी। ठीक है, और एनर्जी जो स्केलर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट जूल है, सीजीएस यूनिट अर्ग है। ठीक है, वर्क एनर्जी की जो यूनिट है बेटा वो सेम ही है आपकी।
स्केलर क्वांटिटी जूल है, और डायमेंशंस जो बनेंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस, क्योंकि एनर्जी का वर्क का जो डायमेंशन फॉर्मूला आता है वो सेम होता है। 1 अर्ग किसके बराबर है बेटा, 1 अर्ग 10⁻⁷ जूल। यहाँ से नहीं किया था आपने, जैसे 1 जूल किसके बराबर था, यहाँ मैं लिखता हूँ तो 1 जूल इज इक्वल 10⁻⁷, नहीं 10⁻7 प्लस का 7 अर्ग है। अब बेटा जूल से अर्ग बनाओगे ना 10⁻7 से मल्टीप्लाई करोगे, अर्ग 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 से जूल बनाओगे 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, या मैं कह सकते हैं 10⁻7 से डिवाइड करोगे, ठीक है। 1 कैलोरी होता 4.2 जूल, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर के अगर जूल बनाते हैं बेटा, एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है बेटा, 1 किलोवाट आवर क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट। जैसे किलोवाट है, इसको 3.6 × 10⁻6 जूल कैसे आया है, अब देखिए। जैसे मैं किलोवाट से बेटे, जैसे 1 किलोवाट है, ठीक है, और 1 किलोवाट के वाट बनाओगे 1000 वाट होते हैं, यानी 10⁻3 वाट हो जाएगा। और आवर की है जो आप सेकंड बनाएंगे बेटा, 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है आपकी, ठीक है, क्लियर है। और ये वाट सेकंड क्या होगा, ये पावर है, ये टाइम पावर गुना टाइम क्या होगा, वर्क होगा ना, तो WS का जो प्रोडक्ट होगा वो जूल बन जाएगा, यानी 10⁻3 इंटू ये 3600 बेटा आपका ये जूल हो जाएगा, क्योंकि पावर होता है जो वर्क डन होता है ना, पावर इंटू टाइम होता है, पावर की यूनिट वाट है ना, टाइम की सेकंड है, मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क की यूनिट आएगी ना, वो SI यूनिट जूल आएगी। जैसे पावर की SI है, टाइम की भी SI है, तो वर्क की तो जूल आएगी ना SI। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो दो ये हैं जीरोज और 3 जीरोज ये हैं, यानी कि 36 इंटू 10⁻5 जूल हो जाएगा। इसको मैं 10 से डिवाइड करूँ, 10 से मल्टीप्लाई करूँ, कुछ फर्क पड़ेगा इस पर बताइए, नहीं ना। जो मल्टीप्लाई वाला तो इसके साथ चला जाएगा, डिवाइड वाला डेसिमल लग जाएगी, तो यहाँ पे 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हो जाएगा ना बेटा आपका, क्लियर है ना। तो ये भी आपका आ जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बेटे द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सलेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अगर जब किसी इलेक्ट्रॉन पे हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें, या 1 वोल्ट की वोल्टेज अप्लाई कर दें, तो उसकी जो एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी आपका 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल होगी, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी गेन करेगा अगर उस पर हम 1 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जो एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है यूनिट ऑफ द एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं इस पे। जैसे इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, जो एनर्जी होती है वो होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल। एनर्जी क्या होती है, मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ आपको साइड में, E इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल, इसी से इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना बेटा। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कुलाम होता है, और 1 वोल्ट किसके बराबर है 1 वोल्ट है। तो यहाँ पे क्या है, कूलम वोल्ट को हम जूल भी कह सकते हैं, कूलम वोल्ट है जो वो जूल बनता है फिर आपका, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपकी काइनेटिक एनर्जी, दी एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। किसी बॉडी के अंदर उसकी मोशन के कारण जितनी एनर्जी पोजेस करती है, जितनी एनर्जी वो प्रोवाइड करती है, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मोशन के कारण जो एनर्जी प्रोवाइड होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। फॉर एक बुलेट फायर फ्रॉम ए गन, जो एक बुलेट को हम फायर करते हैं गन से, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है ना जो बुलेट गेन करती है। विंड मिल की भी काइनेटिक एनर्जी, जो एयर चलती है, और विंड मिल होती है पवन चक्की के जो ब्लेड्स होते हैं वो भी मूव करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी। मूविंग रिवर वाटर, पानी फ्लो कर रहा है नदी के अंदर, वो भी क्या है आपका काइनेटिक एनर्जी। और साइकिलिस्ट जो साइकिलिंग कर रहा है ना, जो कोई भी पर्सन है, तो उस साइकिल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या है उसकी एनर्जी पोजेड बाई ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है। जो फ्लोइंग बॉडीज होती हैं, जो उसके जो फ्लोइंग बॉडीज का मतलब उसकी मोशन के कारण जो एनर्जी होती है बॉडी के साथ एसोसिएटेड होती है, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक का फार्मूला क्या था, हाफ mv² होता है। तो m क्या है मास ऑफ द बॉडी, v क्या वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा बेटे काइनेटिक एनर्जी का। अब इसको ड्राइव कैसे करते हैं, ये कैसे है फार्मूला, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक्सप्रेशन करते हैं। मान के चलो बेटे कि आपकी हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पे कोई बॉडी रखी हुई है, इसकी जो इनिशियल बॉडी है, जब हम फोर्स लगाते हैं बेटा, इनिशियल बॉडी इसकी u है, और फाइनल बॉडी क्या की फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी क्या है v है।
इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, मान ली बेटे यहाँ ए से चलती है और बी पे रुक जाती है, ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका, एस हुआ ना। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क आएगा बेटे, और वर्क क्या है, वो एनर्जी की फॉर्म है, तो अगर वर्क निकाल दे तो एनर्जी अपने आप आ जाएगी। ठीक है, लेट अस सपोज दैट ए बॉडी ऑफ मास एम हैविंग यू एज इनिशियल वेलोसिटी, एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है। ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, जब हमने इस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो इसकी वेलोसिटी चेंजेस हो जाती है, यू से वी बन जाती है, यानी कि इनिशियल से फाइनल हो जाती है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है इसका, एस हो जाता है। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें क्या मिलता है, सेकंड इक्वेशन होती है हमारे पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस, और यू स्क्वायर इधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इनिशियली एट रेस्ट, बॉडी शुरू में किस पे थी, वो रेस्ट पे थी। ठीक है, जब बॉडी शुरू में किस पे थी, रेस्ट पे थी, जब हमने कोई फोर्स ही नहीं अप्लाई किया तो यू क्या था आपका, जीरो था ना उस टाइम में, क्या था, जीरो था, जब हम फोर्स ही नहीं अप्लाई किया शुरू में, जीरो। तो यू जीरो है तो वी स्क्वायर इक्वल टू ए एस आ जाएगा, ए की वैल्यू निकाल दो यहाँ से, ए की वैल्यू निकालेंगे टू एस नीचे आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई टू एस हो जाएगा। तो फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सलेशन होता है, तो मास तो एम है आपका, एक्सलेशन की वैल्यू वी स्क्वायर बाई टू एस है, तो डब्ल्यू किसके बराबर, एफ इंटू एस होता है, एफ एस कोस थीटा वन, क्योंकि यहाँ पे जीरो एंगल क्या है, जीरो डिग्री है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल जीरो डिग्री है, तो कोस जीरो क्या होता है, वन होता है ना, एफ इंटू एस रह जाएगा, थीटा जीरो डिग्री है आपका, तो एफ एस कोस जीरो डी कोस जीरो वन होता है। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एफ की वैल्यू है एम वी स्क्र बाई टू एस। ठीक है, एफ की वैल्यू है एस, एज इट इज है, कोस जीरो की वैल्यू वन है, तो एस से एस कैंसिल हो जाएगा आपका, हो जाएगा ना, तो हाफ एम वी स्क्र बनेगा, तो ये वर्क डन किसके बराबर है, हाफ एम वी स्क्र। तो ये जो वर्क डन स्टोर हो जाता है बॉडी के अंदर, जो वर्क डन स्टोर होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होता है, और वो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या, वर्क बाई टू एम वी स्क्र। इसका मतलब क्या, वर्क डन बाई ए बॉडी अप्लाइंग ए फोर्स एफ in displacing from point A to B is stored in the body in the form of a kinetic energy, that is kinetic energy is equal to 1 by 2 mv square. It means kinetic energy and work are equivalent to each other. ठीक है, क्लियर है। तो यहां तक आपने बेटे एनर्जी का भी आपने टॉपिक कर लिया है। तो यहाँ से पावर, पावर की डेफिनेशन, फार्मूले, ये सारी बातें याद रखनी बेटा, फिर एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, उसकी डेफिनेशन, एग्जांपल्स, और ये एक्सप्रेशन आया कैसे वो भी आपने अच्छी तरह ड्राइव करना है, कॉपी पे करके देखना है। नेक्स्ट टॉपिक, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय कैलकुलस मेथड। बेटा हमें उस जो अपने एक्सप्रेशन किया था ना, हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, अब इसके दूसरा मेथड भी हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं। इस मेथड से क्या हुआ, देखिए हमने इसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज करना है। ठीक है, लेट अस सपोज दैट ए बॉडी ऑफ मास एम हैविंग इनिशियल वेलोसिटी, कोई बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है, उस पर हम फोर्स एफ अप्लाई करते हैं। ठीक है, और फोर्स अप्लाई करने से उसके अंदर जो एक्सेलरेशन आएगा ना, वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज ए एंड डिस्प्लेसमेंट एस। किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, उसकी यू थी, मास एम था, एम एफ फोर्स हमने अप्लाई किया, वो फोर्स उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस कर देता है और डिस्प्लेसमेंट एस। let us suppose that F produces small displacement ds, then small amount of work B। ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हुआ, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन भी स्मॉल होगा, डी डब्ल्यू इक्वल एफ इंटू डी एस हो जाएगा। डी डब्ल्यू क्या है, एफ डी एस कोस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, जीरो डिग्री है, तो जीरो डिग्री यानी कोस जीरो वन हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे डी डब्ल्यू क्या, एफ डी एस कोस जीरो वन होता है, तो डी डब्ल्यू किसके बराबर, एफ डी एस, इक्वेशन नंबर वन। एफ की वैल्यू क्या होती है, एम ए होता है, और एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डी वी बाई डी टी होता है। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट करते हैं इसमें, वन में पुट करते हैं, तो क्या डी डब्ल्यू एम हो जाएगा एच डी। ठीक है, एम, एफ की जगह एम डी वी बाई डी टी कर दिया हमने, और डी एस था ये आपका। अब हमने डी डब्ल्यू किसके बराबर है, एम डी वी बाई डी टी है, डी वी अलग लिख लो आप, डी एस बाई डी टी कर लो, डी वी को अलग ले जाओ आप, ये डी एस बाई डी टी क्या होगा, वी बन जाएगा ना, फिर अपन देखो डी एस बाई डी टी क्या बना, वी बन गया ना। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू किसके बराबर है, एम वी डी वी बन चुका आपका, एम वी डी वी। अब इसको इंटीग्रेशन कर दिया हमने, इंटीग्रेशन करना है तो को पहले वर्क जब मैंने फोर्स अप्लाई नहीं किया तो वर्क डन जीरो था, इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ जाएंगे, जीरो से, ये इंटीग्रेशन का साइन आपका, ये डी डब्ल्यू एज इट इज लिखा, ये निशान लगाएंगे सिंबल। अब इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, एम तो कांस्टेंट रहेगा ना बॉडी का, तो वी तो चेंज हो रही ना, क्योंकि यू से वी हो चुकी थी वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी हमारे पास, जीरो थी, माने जब हमने बॉडी पे फोर्स ही लगाया तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, जब फोर्स लगाने के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाती है, वी हो जाती है। अब ये डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करते हैं, जो डी हट जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, जीरो डब्ल्यू।
जीरो से डब्लू, ये है मोड सिंबल, यानी कि इसकी जो लिमिट पुट करते हैं, लिमिट है बेटा ये डब्लू। लिमिट का मतलब है कहाँ से इन्हें वर्क डन शुरू करना है, कहाँ तक वर्क होना है। तो जीरो वर्क डन से डब्लू वर्क डन पे जाना था हमें, तो जीरो से डब्लू हो जाएगा। तो एम, अब वी डी वी है, यानी कि इसकी पावर एक जोड़ देंगे बेटा, एक पावर थी ना, एक पावर जोड़ी हमने, एक थी, एक प्लस एक यानी कि टू हो जाएगा ना, वी स्क्वेयर, और जितनी नई पावर बनी उससे डिवाइड कर, वी स्क्वेयर बाई टू, और लिमिट लगा दी जीरो से वी। अब अपर लिमिट में लोअर लिमिट घटाते हैं, जहां डब्लू था पहले डब्लू लिख दो, माइनस में जहां डब्लू है जीरो पुट कर दो, इज इक्वल टू एम एच इट इज है। अब यहाँ पे जहां वी था ना वहां वी पुट करो पहले, वन बाई टू नु कानू है, वी स्क्वेयर बाई टू माइनस में, अब वी था वहां जीरो, जीरो स्क्वेयर बाई टू, जीरो स्क्वेयर बाई टू तो जीरो ही होगा ना, तो यहाँ पे वी स्क्वेयर बाई टू एज इट इज, डब्लू किसके बराबर है, हाफ एम वी स्क्वेयर। तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर है ना, तो इससे भी निकाल सकते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं। अब फैक्टर ऑन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी डिपेंड्स, वो कौन से फैक्टर हैं जिस पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है। ये देखो, एक तो काइनेटिक एनर्जी मास पे, जितना मास ज्यादा होगा ना उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है, यानी कि मास बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। दूसरा वी स्क्वायर पे, वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली मास पे भी है और वी पे भी है, ठीक है। अगर मास कम है किसी बॉडी या मास कम है तो वेलोसिटी उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, मास ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, वेलोसिटी कम है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, वेलोसिटी ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंट, ये आपने किया था इसमें फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में आपने किया था। ठीक, काइनेटिक एनर्जी बेटा एम मास होता है बॉडी है, वी वेलोसिटी है, लीनियर मोमेंट होता है मास इंटू वेलोसिटी, पी स्क्वायर होता है एम स्क्वायर वी स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे ना, तो यहाँ पी स्क्वायर बाई एम इधर आ जाएगा ना, पी स्क्वायर बाई एम, एक एम इधर ले लिया हमने, तो एम वी स्क्वायर बच गया ना इसको, क्योंकि एक एम इधर आ जाएगा तो एक एम बनेगा एम एम वी स्क्वायर, इसको दोनों साइड से वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर दिया, वन बाई टू इधर आ गया, वन बाई टू इधर आ चुका, ये काइनेटिक एनर्जी होती है, और पी स्क्वायर बाई टू ये रिलेशन आ चुका है। अब वो रिलेशन शोज दैट बॉडी कैन नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी विदाउट हैविंग लीनियर मोमेंटम एंड वाइस वर्सा, ये रिलेशन ये शो करता है जब तक लीनियर मोमेंटम नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी होएगी नहीं बॉडी की, ठीक, काइनेटिक एनर्जी के बिना नहीं, हाँ मोमेंटम नहीं होगा, और मोमेंटम के बिना काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, ठीक है। अब ग्राफ बनाते हैं, अगर पी कांस्टेंट है तो पी कांस्टेंट है, यहाँ से पी कांस्टेंट है, ठीक है, तो एम वी क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा ना बेटा, तो यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जो पी कांस्टेंट है यहाँ से पी कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम होगा ना, इनवर्स का ग्राफ ही होगा, यानी कि मास बढ़ेगा, काइनेट मास बढ़ेगा ना, अगर पी कांस्टेंट होगा और मास बढ़ेगा एनर्जी घटेगी, पी कांस्टेंट हो मास ज्यादा होगा तो एनर्जी घटेगी। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, मान ली काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो पी क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रूट एम के, रूट एम की, नहीं पी स्क्वायर डायरेक्टली एम होगा ना, क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया और इधर जाएगा तो ये कांस्टेंट इंटू टू एम, ठीक है, कांस्टेंट को हटाएंगे टू एम के डायरेक्टली नहीं हो जाएगा, टू कांस्टेंट है, और स्क्वायर रूट लेंगे तो हम रूट एम हो जाएगा, ठीक है, पी डायरेक्टली रूट एम का ग्राफ ही हो जाएगा। जब मास बढ़ाएंगे मोमेंटम बढ़ता चला जाएगा, लिमिट आ जाएगी मास की, अब उस पे आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, आपकी कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट के लिए क्या होगा, मास बढ़ेगा तो मोमेंटम भी उसका बढ़ेगा, ठीक है। तो आपने ये ग्राफ भी डिस्कस कर लेना है। थर्ड पॉइंट, इफ एम कांस्टेंट, एम कांस्टेंट होगा बेटे मान लो, तो पी स्क्वायर डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, ठीक है, और पी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ दी काइनेटिक एनर्जी का रूट, पी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, और एम क्या आ जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा, एम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। नेक्स्ट आपका बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी यानी कि वर्क और एनर्जी में क्या रिलेशन है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या रिप्रेजेंट करती है, वर्क और एनर्जी में रिलेशन पूछा गया है, और ये थ्योरम है क्या, इसकी जो स्टेटमेंट है, वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट निकालनी है बेटा, स्टेटमेंट आपने एक्सप्लेन करनी है, ठीक है, उस स्टेटमेंट से वर्क एनर्जी थ्योरम है जो उसका रिलेशन निकालना, वर्क और एनर्जी में क्या रिलेशन है। अकॉर्डिंग टू इट द टोटल वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी, जो टोटल वर्क डन होगा किसी बॉडी को मूव कर, मान ली एक बॉडी यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए, ठीक है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज होगा, ठीक है, यानी कि वर्क डन किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमने प्रूव करना है, टोटल वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी।
लेट अस सपोज दैट m मास ऑफ द बॉडी है, u इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, v फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, f फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। मान ली बॉडी यहाँ थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, जब हमने फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है, हम यहाँ से शुरू करते हैं जब वेलोसिटी u है, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के जो वर्क डन होता है वो dw होता है ना, स्मॉल dw, तो ये ds था, स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकालते हैं स्मॉल dw, एफ डॉट ds एफ ds कोस थीटा, थीटा किसके बराबर है, 0 डिग्री है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स एक ही डायरेक्शन में, तो dw किसके बराबर है, एफ ds हुआ, तो dw इज इक्वल टू एम ए ds हुआ ना, ठीक, फोर्स की वैल्यू होती है एम मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ds, dw किसके बराबर, एक्सेलरेशन किसके बराबर, dv बाई dt होता है, ये ds है, जिसे पहले किया था ना आपने, वही एज इट इज किया, इस ds को इधर लेके आए, dv को अलग लेके चले गए हम, तो ds बाई dt ये v हो जाता है, तो dw किसके बराबर है, एम वी डी वी, तब इंटीग्रेशन करेंगे वो 0 से w जाएगा, अब वहाँ 0 से v था ना, यहाँ क्या हो जाएगा, u से v हो जाएगा बेटे, u से v, ठीक है, लिमिट्स लगा दी हैं, और जो वेलोसिटी चेंज होती है u से v, ये वेक्टर v के ऊपर नहीं लगाना बेटा आपने, ये लिमिट्स है, लिमिट्स अप्लाई कर रखी है हमने, ये भाई लिमिट्स कहाँ से कहाँ जाएगी, जैसे जो है लिमिट्स जाएगी u से v जाएगी आपकी लिमिट, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये वेक्टर v के ऊपर नहीं है, तो यहाँ पे m बाहर आ जाएगा, ठीक है, v की पावर कितनी है यहाँ 1 है ना, dv 1 है, तो एक पावर बढ़ा देंगे और नई पावर उससे डिवाइड करेंगे, तो w 0 से w जाएगा, m v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से u से v है, u से v, ठीक है, अब यहाँ पे अपर लिमिट पर w की जगह w लिखेंगे, माइनस में w की जगह 0 रखेंगे, ऐसे m बाहर आ जाएगा, पहले v की जगह v पुट करेंगे, v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, अब v की जगह u पुट करेंगे, ठीक है, तो v की जगह u हो जाएगा, u स्क्वायर बाई 2, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या फाइनल काइनेटिक एनर्जी है ना, और हाफ एम यू स्क्वायर क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वेलोसिटी इनिशियल यू थी तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वी फाइनल है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन किसके बराबर हुआ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी फाइनल में से इनिशियल काइनेटिक से माइनस कर दो आप, तो वर्क डन किसके बराबर हुआ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और यही इसकी स्टेटमेंट थी, वर्क डन होगा जो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी होगा, when kinetic energy of the body decreases work done on the body must be negative and vice versa, जब kinetic energy बॉडी घटेगी ना, तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा, आपने पढ़ा था ना बेटा, सिस्टम से एनर्जी बाहर निकलेगी, ठीक है, सिस्टम, तो सिस्टम से बाहर निकलना मतलब है काइनेटिक एनर्जी घट रही है, तो वर्क डन नेगेटिव होगा, अगर सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो एनर्जी दे रहे हैं हम, सप्लाई करें, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि व्हेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस वर्क डन ऑन द बॉडी मस्ट बी नेगेटिव एंड वाइस वर्सा, ठीक है, अगर वर्क डन पॉजिटिव हो तो एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल नेगेटिव देन काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज, ये बातें ध्यान रखनी है आपने, ठीक है। व्हेन ए लिफ्ट एंड हैवी बॉडी आर मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, न कह रहा है ये व्हेन ए लिफ्ट है, व्हेन इन लिफ्ट नहीं सॉरी लाइट, व्हेन ए लाइट एंड हैवी बॉडी, एक हल्की बॉडी है, एक हैवी बॉडी है, मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी सेम है, एंड सेम रिटार्डिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन ईच, बोथ द बॉडीज विल स्टॉप आफ्टर ट्रेवलिंग द सेम डिस्टेंस, ठीक है, हमने सेम फोर्स लगाया, एक हल्की बॉडी एक भारी बॉडी है, सेम फोर्स दोनों पे लगाया, रिटार्डिंग फोर्स है, तो दोनों बॉडी सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ही वो रुकेंगी, ये ट्रक है, एक कार है, मूविंग विद दी सेम काइनेटिक एनर्जी, दोनों काइनेटिक एनर्जी बराबर है, स्टॉप्ड बाय द सेम रिटार्डिंग फोर्स बाय मींस ऑफ ब्रेक्स, विच वन विल स्टॉप एट ए स्मॉलर डिस्टेंस, कम डिस्टेंस पे पहले कौन सी रुकेगी ये बताना हमने, एक ट्रक है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, ठीक है, बोथ दी बॉडीज, तो इसमें क्या करना, बोथ दी ट्रक एंड कार विल स्टॉप एट द सेम डिस्टेंस, इट इज ड्यू टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, क्यों ये आ गया ना बेटा, ये यही कंसेप्ट हमने यूज किया है, अगर बॉडी एक लाइट बॉडी एक हैवी बॉडी है, उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, सेम रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई करेंगे, तो बॉडी जो ट्रेवल करेंगे डिस्टेंस, वो सेम डिस्टेंस ही ट्रेवल करेंगे जब तक वो नहीं रुक जाती, तो काइनेटिक एनर्जी क्या, वर्क डन इन स्टॉपिंग इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो काइनेटिक का फार्मूला क्या बना, वर्क डन इन स्टॉपिंग, काइनेटिक किसके बराबर, वर्क डन के बराबर है, उस बॉडी को स्टॉप करने के लिए, तो वो किसके बराबर, फोर्स इनटू डिस्टेंस, as kinetic energy and retarding force both are equal therefore distance covered must be equal, काइनेटिक एनर्जी और एक यहाँ से कंसेप्ट क्या है बेटे, काइनेटिक एनर्जी और रिटार्डिंग फोर्स अगर दोनों बराबर हैं तो डिस्टेंस कवर भी वो दोनों बराबर ही करेंगे, ठीक है,
लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलो वाट आवर। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एनर्जी है जो वो किलो वाट आवर, KWH लिखते हैं हम। और स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एनर्जी इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो है प्रैक्टिकली यूज करते हैं, जो हम किलो वाट आवर, जैसे हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं ना, हमारे जो इलेक्ट्रिक मीटर होते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए, तो किलो वाट आवर हमें वो रिप्रेजेंट कराते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। What is the work done in holding a 15 kilogram suitcase while waiting for a bus for 15 minutes? वर्क डन इज जीरो, सो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, क्योंकि ये कहता है कि वर्क डन कितना होगा। एक 15 किलोग्राम का सूटकेस है, मान लो ये आपका सूटकेस है बेटा, इसको हम उठाए हुए हैं और बस का वेट करते हैं 15 मिनट तक। तो वेट कर रहे हैं बेटा, इसमें फोर्स तो लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो नहीं ना, डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो फोर्स काम कर रहा है, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन भी आपका जीरो होगा। तो बेटे यहाँ तक आपने इसको अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है। ठीक है, कोई भी डाउट है फिर आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, इनके सभी डेफिनेशंस, फार्मूले, यूनिट्स सभी याद कर लेना। थैंक यू।